हेलो एवरीवन, मैं एम के मेला फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। बेटा, वीडियो देखने से पहले सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दूसरा बेटा, आपको वीडियो पहले शुरू में जो मैं बार बार से कहता हूँ ये बात कि कंप्लीट देखा करें। कंप्लीट देखने के बाद में ही जो है अपने नोट्स लिखा करें, तो उससे ये बेटर समझ में आता है। ऐसे समझ में नहीं आती, वो चीज़ें कम समझ में आती है कि चल क्या रहा है। तो समझने का ये प्रोसेस है कि आप उसे जो है वो पहले आसानी से समझो, कंप्लीट देखो वीडियो को, तब बेटर समझ में आएगा। और उसके बाद में नोट्स अपने क्रिएट करो। तो अपना जो पिछला लेसन था, जो पिछला वीडियो था, उस वीडियो में जो है जो नए बच्चे उनको बताता हूँ कि कुछ अपने कंप्लीट अभिक्रियाएँ देखी थी। उसमें एल्कोहलों की एसिडिक नेचर की अभिक्रिया हो गई थी। सामान्य जितनी भी अभिक्रियाएँ थी अपन ने कि कौन कौन सी ग्रीनर विकर्म के साथ है, सोडियम मेटल के साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, इस तरीके से अभिक्रियाएँ हो गई थी कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर आपको तुलना करनी है तो तुलना करने के लिए कौन सा कंपाउंड काम में आता है, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट। इस कंपाउंड के द्वारा जो है वो फिनॉल में और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर किया जाता है। नेक्स्ट जो है इस लेक्चर में अपन जो बात करेंगे वो उसी का हिस्सा है, अभिक्रियाओं में ही, फिनॉल की अभिक्रियाओं में ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से काफ़ी पुटअप होते हैं। तो इसमें जो अभिक्रिया होंगी वो अपन देखेंगे एल्किल हैलाइडों के साथ किस तरीके से अभिक्रिया होगी, एल्कोहलों के साथ ही किस प्रकार से क्रिया करता है, जब अमोनिया से क्रिया होती है तो कैसे होगी, क्या बनेगा। एस्ट्रिफिकेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया, एक ग्रुप अभिक्रिया है कि एस्ट्रीकण में क्या क्या सम्मिलित होता है। और शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, तो शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया एक तरीके से नामजद अभिक्रिया है, वैज्ञानिक डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया क्या है, तो इसको विशेष रूप से देखना है और एस्ट्रिफिकेशन को भी विशेष रूप से देखना है। क्लियर है? तो ध्यान से पहले समझे और उसके बाद में लिखें। तो शुरू करते हैं। तो अभिक्रियाओं में नेक्स्ट जो अगली है वो है एल्किल हैलाइडों के साथ, आरएक्स के साथ। जब फिनॉल की अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के साथ संपन्न होती है तो क्या प्राप्त होता है, तो उसके लिए मैंने जो है वो फिनॉल लिया। फिनॉल है OH। तो सबसे पहले इसकी क्रिया करवाई जाती है बेटा NaOH के साथ। तो जब आप फिनॉल की क्रिया NaOH के साथ संपन्न करवाओगे तो इसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा कि फिनॉल का तो H और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH, ये बाहर निकलेगा किसके रूप में, H2O के रूप में, और प्रोडक्ट बन गया, वो बन गया ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड बना है इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एल्किल हैलाइड, जैसे मैंने जो है वो ले लिया CH3I। जब मेथिल आयोडाइड या एल्किल हैलाइड के साथ इसकी क्रिया होती है तो सोडियम और आयोडीन ये बाहर निकलता है NaI के रूप में। क्लियर? और कंपाउंड बनता है क्या, यहाँ ये मेथिल समूह किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, तो बन गया OCH3। तो अभिक्रिया जो हो गई उसके अनुसार क्या हुआ, तो उत्पाद बना OCH3 अब प्लस NaI। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड के जनरल नाम की बात करूं तो ये तो हो गया मेरे पास मेथिल, ये हो गया मेरे पास फेनिल समूह, और ये हो गया ईथर। तो इसे कह सकते हैं आप मेथिल फेनिल ईथर। और IUPAC नाम लिखो तो IUPAC नाम हो गया इसका मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है? अब एक को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। जब फिनॉल की क्रिया आप किससे कराओगे, सबसे पहले चरण में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाओगे तो OH और फिनॉल का H बाहर निकलेगा H2O के रूप में। तो पहला प्रोडक्ट बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किससे कराओगे, एल्किल हैलाइड से, CH3I से। तो सोडियम आयोडीन को लेके बाहर निकलेगा, बाहर निकल गया NaI के रूप में, और मेथिल समूह किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ जुड़ गया OCH3। तो इस तरीके से अपने को ये प्रोडक्ट मिलता है। तो ये कहलाता है मेथिल फेनिल ईथर, या यूँ कहें मेथॉक्सी बेंजीन। इस तरीके से एल्कोहलों की जो है वो एल्किल हैलाइडों के साथ अभिक्रिया
संपन्न होती है। नेक्स्ट इसमें अगली जो है वो सेकंड है, वो है अमोनिया के साथ। ये अमोनिया के साथ किस प्रकार अभिक्रिया शो करता है। अमोनिया अमोनिया के साथ अभिक्रिया लेनी हो तो इससे अमोनिया को अपन कैसे माने, तोड़ना हो जब, तो ये इसे यूँ देख सकता हूँ मैं कि H और NH2 इस रूप में अभिक्रिया को लिया जा सकता है। तो जब आप फिनॉल की क्रिया करवाओगे, फिनॉल को जो है वो यूँ डायरेक्टली ले सकते हो OH, या सीधा लिख सकते हो C6H5OH, बेंजीन वाला OH। इसकी क्रिया किससे करवानी है मुझे, अमोनिया के साथ, यानी H और NH2 के साथ। अब जब इसकी इससे क्रिया होती है तो अमोनिया की तो हाइड्रोजन और फिनॉल की OH ग्रुप, ये बाहर निकलता है H2O के रूप में। तो प्रोडक्ट हो गया NH2, बाहर क्या निकला -H2। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है एनिलीन। क्लियर। लेकिन अब ये सारी जो प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रिया कैटलिस्ट की उपस्थिति में उच्च दाब और उच्च ताप पर होती है। तो यह जो कैटलिस्ट काम में आता है वो काम में आता है जिंक क्लोराइड, प्लस उच्च दाब होगा और उच्च ताप होगा। तो मेन जो है वो ये रखना है, इसमें कैटलिस्ट काम में आता है वो आता है जिंक क्लोराइड। दाब उच्च रखना है और उच्च ताप की प्रक्रिया संपन्न होती है। दोबारा देख लेते हैं। इसमें आपको फिनॉल लेना है, फिनॉल ले लिया, फिनॉल OH, अमोनिया के साथ क्रिया है HNH2, इससे क्रिया होती है तो फिनॉल का OH, अमोनिया का H, ये बाहर निकला। सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, ZnCl2, प्लस गर्म करोगे इस पे उच्च दाब पर, उस अवस्था में प्रोडक्ट अब इस फेनिल समूह के साथ क्या जुड़ गया, NH2 समूह, फेनिल समूह के साथ जुड़ गया NH2 समूह, NH2, और ये बाहर क्या निकला H2। ठीक है। तो ये इस प्रकार जो है जो प्रोडक्ट मिलता है वो कहलाता है एनिलीन। ये आपकी फिनॉलों की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अब कुछ ऐसी ही अभिक्रिया बेटा अपने पास जो है वो अल्कोहलों में थी। अल्कोहल में भी जो है वो प्राथमिक एमीन बनती है। इसमें इस फेनिल समूह बेंजीन वाला के साथ यहाँ क्या जुड़ा हुआ था, R, बस ROH। वहाँ भी इससे अभिक्रिया हुई थी तो वहाँ पे आपको मिली थी वो 1 डिग्री एमीन वाली थी, एल्केन एमीन। ठीक है, ये आपकी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट वन जिसमें आती है अगली, वो है डाईएजोमेथेन के साथ अभिक्रिया, जिसे अपन एथरीफिकेशन भी कहते हैं। डाईएजोमेथेन जो होता है वो होता है CH2NH2। इसको कहा जाता है डाईएजोमेथेन। ठीक है। जब फिनोलों की इसके साथ अभिक्रिया संपन्न होती तो क्या बनता है, तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया संपन्न हुई तो एनिलीन बनी। इससे पीछे जो अपन ने अभिक्रिया एल्किल हैलाइड ली तो उससे क्या बना था, ईथर बना था, जैसे मेथॉक्सीबेंजीन बना या मेथिल फेनिल ईथर बना था। तो एल्किल हैलाइड जो है वो ईथर का निर्माण करता है। अमोनिया के साथ क्रिया हुई तो एनिलीन बनी। अब डाईएजोमेथेन की बात आती है, इसकी बात आती है तो क्या मिलता है, तो इसके लिए मैंने फिनॉल ले लिया, फिनॉल OH, क्रिया मुझे करवानी है CH2NH2 से, CH2NH2 से करवानी है, यानी डाईएजोमेथेन से। तो जब इसकी क्रिया होती है तो देखो बेटा यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, डाईएजोमेथेन से जब क्रिया होगी तो जब ये बॉयल होता है, गर्म होता है क्रिया के दौरान, तो यहाँ से ये जो डाईएजोमेथेन में नाइट्रोजन है N2 है, ये गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, रिमूव हो जाती है। अब जैसे ही गैस के रूप में बाहर रिमूव होती है तो ये CH2 समूह इस सक्रिय हाइड्रोजन से क्रिया कर लेता है और कन्वर्ट हो जाता है जुड़कर जो है वो CH3 में। तो उत्पाद बन गया मेरा ये बेंजीनोल है O, और ये हाइड्रोजन फिनॉल की हाइड्रोजन और CH2 समूह कन्वर्ट हो गया CH3 में प्लस N2, ये गैस के रूप में रिमूव। तो प्रोडक्ट वही बना जो अब ये अपन ने एल्किल हैलाइड में क्रिया करवाई थी, मेथिल फेनिल ईथर, या यूँ कह सकता हूँ कि मेथॉक्सी बेंजीन। क्लियर है। तो इस तरीके से डाईएजोमेथेन के साथ ये क्रिया होती है। दोबारा देख लेना, जो क्रिया होगी इसको दोबारा देख सकते हैं।
फिनॉल ले लिया, फिनॉल OH प्लस डाइएजोमेथेन CH2 और NH2 क्रिया हुई। तो यहाँ से ये CH2 समूह ये किसके साथ जुड़ जाता है? हाइड्रोजन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन गया? OCH2 और H कन्वर्ट हो गया CH3 प्लस N2, ये गैस के रूप में बाहर। तो ये हो गया आपका मेथिल फेनिल ईथर या मेथॉक्सी बेंजीन, ये डाइएजोमेथेन की क्रिया। नेक्स्ट वन इसमें जो अगली आती है वो अभिक्रिया आती है एसिलीकरण। एसिलीकरण कह सकते हो या एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कह सकते हो। एसिलीकरण, एसिलीकरण कहा जा सकता है या फिर उसे एस्ट्रीकरण, ये अभिक्रिया कहा जा सकता है। अब एसिलीकरण या एसिलेशन और एस्ट्रीफिकेशन ये कौन कौन दर्शाता है अभिक्रियाएं? पहले तो वो शॉर्ट मेथड याद रखो कि ये अभिक्रिया कौन कौन दर्शाता है, जिनके द्वारा प्रोडक्ट अपने को एक ही मिलेगा। अभिक्रिया आप किसी के साथ भी करवाओ, प्रोडक्ट अपने को सेम मिलेगा। तो एस्ट्रीकरण या एस्ट्रीकरण जो अभिक्रियाएं हैं या एसिलीकरण जो अभिक्रियाएं हैं वो एक तो दर्शाता है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जब फिनोलों की अभिक्रिया होगी तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है। दूसरी इसमें जो अभिक्रिया होती है वो होती है एसिटिक एनहाइड्राइड या एनहाइड्राइड ग्रुप की बात कर लूँ। इन शॉर्ट एनहाइड्राइड की बात की जाए, जिसमें अपन अमूमन ज़्यादातर जो है वो क्रिया करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ही। या यूँ कह सकते हैं कि मैंने जो ले लिया अभिक्रिया की बात करूँ तो कॉमन C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड और बॉन्ड फ्री, तो ये हो गया आपका एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। थर्ड वन इसमें जो आता है वो आता है आपका C डबल बॉन्ड X, C डबल बॉन्ड X। इन तीन कंपाउंडों के साथ जो अभिक्रिया होती है वो होती है एस्ट्रीकरण की अभिक्रिया। यहाँ ले लिया आपने RCOOH, यहाँ ले लिया R डैश और यहाँ हो गया R डैश। तो ये तो हो गया आपके एल्केनॉइल हैलाइड, एल्केनॉइल हैलाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एनहाइड्राइड। तो इन तीन के साथ जो अभिक्रिया हो रही है वो कहलाती है मेरी एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। तो इसमें एक एक अभिक्रिया को देखते हैं। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया के लिए जो है सबसे पहले ली मैंने यहाँ पे विथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, यानी सबसे पहले लेंगे वो लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। इसके साथ जब अभिक्रिया होती है तो आपने फिनॉल ली, फिनॉल OH प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल हो ही गया ये, इसके साथ बॉन्ड फ्री, तो यहाँ आप क्या जोड़ सकते हो R। तो यहाँ मैंने ले लिया वो लिया OH C डबल बॉन्ड O और R, इसको डैश मान लिया। तो ये मेरा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब फिनॉल की क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से संपन्न होती है तो बेटा जब फिनॉल की क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड से संपन्न करवाओगे तो यहाँ अब ये ध्यान रखना है, पीछे भी ये अभिक्रिया आई थी एल्कोहल में, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में दिखने में ऐसे लगता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड अम्ल है तो ये H देगा, क्योंकि फिनॉल भी अम्ल है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अम्ल है। तो कंडीशन ये है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो H देना चाहिए, इसकी प्रबलता ज़्यादा होती है तो H देना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में प्रायोगिक रूप से ये देखा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो अपना OH देता है, वहाँ भी मैंने ये चीज़ बताई थी। तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का तो जाता है OH और इसकी जाती है फिनॉल की हाइड्रोजन, किस रूप में? H2 के रूप में। और ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? सांद्र H2SO4, ये उत्प्रेरक होता है इसमें। तो जैसे ही H2 के रूप में बाहर गया तो यहाँ से देखो तो क्या बना? बेंजीन वाले, क्या बची? ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अब सीधा अटैच होगा C डबल बॉन्ड O, ये समूह C डबल बॉन्ड O और R डैश प्लस बाहर जा रहा है H2, तो RC डबल बॉन्ड O और O और बेंजीन वाला है। तो ये कंपाउंड हो गया आपका, जैसे यूँ लिखते हैं ना
COR, एस्टर, आर की जगह क्या है, बेंजीन वाला है, तो ये मेरा एस्टर बन गया, जिसे मैं फेनिल एस्टर भी कह सकता हूँ, फेनिल एस्टर। क्लियर। तो इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक कंपाउंड के साथ अभिक्रिया दर्शाता है। दोबारा देख लेना इसमें, फिनॉल जो है, फिनॉल लेना है, फिनॉल OH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, O, C++O, R', इसकी क्रिया होती है सारी सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अब सांद्र H2SO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होगी। तो यहाँ से सबसे अच्छी बात जो याद रखने वाली है वो ये कि कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ भी होगा हमेशा वो अपना OH समूह देता है, और सामने वाली हाइड्रोजन ये H2O के रूप में बाहर, H2O के रूप में बाहर, और जो बच गया वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से फेनिल समूह, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। अब ये सीधा किसके साथ अटैच होगा, C++O और R'। तो इस तरीके से जो है वो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट वन, दूसरी अभिक्रिया एक्सटीरण की, वो किसके साथ बताई थी, एसिटिक एनहाइड्राइड से, या अपन यूँ कह सकते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप वाले कंपाउंडों से। तो यहाँ आपने फिनॉल लिया, फिनॉल OH, इसकी क्रिया किससे करवाएंगे, एनहाइड्राइड से। तो ये ले लिया R', C++O, C++O और R'। ठीक है, सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4। तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब फिनॉल क्रिया करता है तो प्रोडक्ट देखो यहाँ। अब ये बड़ा एनहाइड्राइड ग्रुप है, इस एनहाइड्राइड ग्रुप में इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ बाएं दाएं, इधर भी R' डबल बॉन्ड है, इधर भी R' डबल बॉन्ड है। तो उस कंडीशन में आप इस ऑक्सीजन का ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हो और ये बॉन्ड भी तोड़ सकते हो, फ्री हो। ये बॉन्ड भी तोड़ा जा सकता है और ये बॉन्ड भी तोड़ा जा सकता है, वो आप ही डिपेंड करता है। तो अभिक्रिया की अपन केवल एक सुविधा के लिए, इसको अगर सुविधा हो तो मैं इस तरीके से संबंध करवा सकता हूँ कि मैंने ये बॉन्ड तोड़ लिया मेरी सुविधा की अभिक्रिया के अनुसार। ठीक है, तो जब मैं ये बॉन्ड तोड़ता हूँ तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। कार्बन पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब फिनॉल में आते हैं तो फिनॉल में ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। तो फिनॉल का पॉजिटिव यानी H इसके नेगेटिव से क्रिया करता है और ये समूह बनाता है, और दोनों को ऐड कर लिया जाता है। तो ऐड करोगे तो क्या बनेगा इधर से, तो फेनिल समूह, फेनिल समूह, इसके साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसके साथ अटैच हो रही है, पॉजिटिव के साथ, इस कार्बन के साथ। तो ये गया C++O और R' प्लस, अब जो ये डिब्बे में बंद है ये स्पीसीज, इसको जोड़ लोगे तो ये हो गया R', इधर हो गया C++O। दोबारा देख लें इसमें, OH प्लस R' C++O, C++O R'। तो ये ऑक्सीजन मैंने तोड़ा था ये, तो यहाँ से ये समूह इस तरीके से। अब जो बच गया वो ये मेरा O, C++O R', ये और ये समूह, और ये हो गया प्लस R' C++O और H, ये हो गया R' C++O और H। ठीक है, तो इस तरीके से जो मुझे उत्पाद एस्टर प्राप्त होता है। अब ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, वही सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो इस प्रकार कार्बोक्सिलिक अम्लों से एस्टर प्राप्त हो गया। एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा भी एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तीसरी अभिक्रिया क्या ली थी, तीसरी अभिक्रिया थी अपनी एल्केनॉइल क्लोराइडों के साथ, यानी R C++O Cl।
जब इनके साथ अभिक्रिया होती है फिनॉल की तो क्या प्राप्त होगा। तो इस अभिक्रिया को लें तो यहाँ से मैंने ले लिया फिनॉल OH प्लस मेरा एक एल्केनॉइल क्लोराइड वो ले लिया सुविधा के लिए मैंने अभिक्रिया में Cl C डबल बॉन्ड O और R डैश, आप R भी ले सकते हो, R डैश भी कर सकते हो। तो उसी तरीके से क्या होगा, यहाँ क्लोरीन ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन की फिनॉल की हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकलेगी किस रूप में, HCl के रूप में। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, इधर से फिनिल समूह इसके साथ जुड़ी हुई है ऑक्सीजन, इधर से क्या जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और R डैश प्लस HCl। अब ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो बेटा जो है वो जल का अणु बाहर निकलता है। ये सारी प्रक्रिया होती है C5H5 और N, इसको कहा जाता है पिरिडीन। ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, यहाँ उत्प्रेरक जो होता है वो कहाँ में आता है, पिरिडीन। पिरिडीन की उपस्थिति में ये सारी प्रक्रिया संपन्न होगी। क्लियर है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड और एल्केनॉइल क्लोराइड इन तीनों के साथ जो प्रोडक्ट बना वो मेरा बना एस्टर। क्लियर। जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जो उत्प्रेरक है वो है मेरा सांद्र H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4, और जो एल्केनॉइल क्लोराइड के साथ अभी जो अपने क्रिया की उसमें उत्प्रेरक काम करता है वो करता है पिरिडीन। तो आप इसे जब याद करो रिवीजन करो तो उसमें याद रख सकते हो कि आपने फिनॉल लिया, ये एक शॉर्ट मेथड है बस। इस तरीके से इस फिनॉल की क्रिया जो है वो इस तरीके से आपने किसके साथ करवाई, RCOOH के साथ संपन्न करवाई। आपने इसकी क्रिया एनहाइड्राइड के साथ संपन्न करवाई, और तीसरी आपने करवाई इसकी अभिक्रिया एल्केनॉइल क्लोराइडों के साथ। तो इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, इन तीनों से जो मिला वो तीनों से मुझे क्या मिला, वो एस्टर मिला, फेनिल एस्टर मिला। तीनों का प्रोडक्ट सेम है कि नहीं। इस पहले में कार्बोक्सिलिक में और एसिटिक एनहाइड्राइड में उत्प्रेरक क्या है, सांद्र H2SO4। थोड़ा ये ध्यान रखना, इसमें उत्प्रेरक क्या था, पिरिडीन C5H5 और N। तो ये समूह कहलाता है आपका एसिलीकरण या एस्टरीकरण। तो इस तरीके से तीन अभिक्रियाएं निहित हैं। क्लियर हो गया। तो इसको आप चार्ट में ऐसे अगर समझ में आता है एक जगह तो इस तरीके से चार्ट के रूप में इस तरीके से भी इसको बना सकते हो कि इससे भी मुझे एस्टर मिलता है, इससे भी एस्टर मिलता है, इससे भी एस्टर मिलता है। और प्रोडक्ट में जो है जहाँ जल निकल रहा है तो सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक होता है, पिरिडीन निर्जलीकारक नहीं होता है। तो कहीं आप इस आखिरी अभिक्रिया में जो है वो सांद्र H2SO4 कर दो, अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होगी, यहाँ पिरिडीन काम में आएगा। क्लियर। इसके नेक्स्ट अगली जो अभिक्रिया है वो जनरली अपन हर चैप्टर में हर हिस्से में पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं रिडक्शन, अपचयन की अभिक्रिया। जब अपचयन होगा फिनॉल का अपचयन करवाया जाता है। फिनॉल है OH समूह, बेंजीन वाले के साथ OH समूह, इसका अपचयन करवाया मैंने जिंक, और ये जो जिंक होगा वो चूर्ण अवस्था में होगा, चूर्ण क्रिया करेगा। अब बेटा जब चूर्ण क्रिया करता है तो आप भी जानते हो क्या होता है, तो चूर्ण की क्रिया करवानी है फिनॉल के साथ। तो जैसे ही चूर्ण के साथ फिनॉल को गर्म किया तो यहाँ से ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेकर, एक एक्टिव मेटल है जिंक, इस ऑक्सीजन को लेकर बाहर निकलती है जिंक ऑक्साइड के रूप में, और ये हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जाती है इस कार्बन के साथ। तो यहाँ कंपाउंड बनता है, वो बनता है मेरा बेंजीन। क्लियर। दोबारा देखना, इसमें फिनॉल जो है, फिनॉल, इस फिनॉल की क्रिया किससे करवानी है, जिंक से। एक चूर्ण क्रिया कर रहा है, और जब चूर्ण क्रिया कर रहा हो तो सबका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो चूर्ण जो है वो क्रिया कर रहा है, तो चूर्ण क्रिया कर रहा है किसके साथ, फिनॉल के साथ। तो यहाँ से जैसे ही इसने इससे क्रिया की तो जिंक ऑक्सीजन को लेके बाहर हो गया -ZnO, और ये हाइड्रोजन इसी वाला से जुड़ जाती है बेंजीन से, कंपाउंड बनता है मेरा बेंजीन। तो इस तरीके से जब जिंक की क्रिया फिनॉल से होगी तो मेरा प्रोडक्ट होगा बेंजीन, साथ में बाहर निकलता है जिंक ऑक्साइड।
ये आपकी अपचयन की अभिक्रिया। इसी में अगले क्रम में जो है, जब अपचयन की प्रक्रिया को, यहाँ देखो बेटा इसमें मैंने क्या किया है, अपचयन की अभिक्रिया में थोड़ा चेंज है, डिफरेंस है। यहाँ मैंने काम में लिया था जिंक चूर्ण। मान लो क्वेश्चन में, यार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा, हमने सीबीएसई बोर्ड में, सीबीएसई लेवल में इसमें पूछा हुआ है, और नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मान लो यहाँ जिंक चूर्ण नहीं हो, मुझे केवल अपचयन करवाना है, रिडक्शन करवाना है, क्योंकि अपने जहन में ये आता है भाई रिडक्शन है तो हाइड्रोजन के साथ ही होगा, तो मैंने तो यहाँ तो जिंक चूर्ण ले रखा है। तो अगर उस कंडीशन में, उस क्वेश्चन में ऐसे था कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, उस क्वेश्चन को इस रूप में दिया हुआ था, ये फिनॉल था OH, है रिडक्शन ही, प्लस H2, क्योंकि रिडक्शन हाइड्रोजन के साथ ही होता है, और यहाँ दे दिया MOO2 मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये अपने को अभिक्रिया पूरी कंप्लीट करनी थी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरीके से। तो अब प्रोडक्ट क्या होगा, तो कोई खास दिक्कत नहीं है, उत्प्रेरक जो है वो मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, कोई दिक्कत नहीं। फिनॉल की जो है वो क्या बाहर जाएगी, OH, और H2 समूह है, तो H2 समूह है, सिमिलरिटी है, तो यहाँ से क्या होगा, बेंजीन OH इसकी अपचयन की प्रक्रिया में एक हाइड्रोजन को लेगा, बॉन्ड फ्री है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा तो बॉन्ड फ्री हो गया OH, और इसकी ये एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा किसके रूप में, H2O के रूप में। अब जो बची एक हाइड्रोजन वो कहाँ ऐड हो जाएगी, इस समूह के ऊपर, तो ये कंपाउंड बन गया मेरा वही बेंजीन। तो जिंक चूर्ण के साथ अभिक्रिया होती है तो भी बेंजीन ही बनता है, और जब मोलिब्डेनम ऑक्साइड की उपस्थिति में अपचयन होता है तो उस कंडीशन में भी बेंजीन ही बनती है। ये प्रक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ से दो गई कि जब आप फिनॉल प्लस OH जिंक से क्रिया कराओगे, किस अवस्था में है, चूर्ण अवस्था में, और फिनॉल इसकी क्रिया किससे कराओगे, अपचयन के साथ। यहाँ जिंक चूर्ण होता है, इसके साथ गर्म कर रहे हो, और ये वो MOO2 इसकी उपस्थिति में, तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होगा, वो बनेगा C6H6 बेंजीन। इसमें H2O बाहर निकलता है और इसमें जिंक ऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये अपचयन अभिक्रिया। इसी में अगली जो अभिक्रिया है वो है अपनी हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन करवाओगे तो इसके नाम में इसका अर्थ है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। तो फिनॉल लिया आपने, फिनॉल OH, हाइड्रोजनीकरण करवाना है यानी H2। अब हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है, निकेल भी काम में ले सकते हो, प्लेटिनम भी काम में ले सकते हो, पैलेडियम भी काम में ले सकते हो। अमूमन ज़्यादातर निकेल काम में लिया जाता है, या फिर पैलेडियम ले लेना। टेम्परेचर इसका लगभग याद नहीं है तो कोई खास बात नहीं है, लगभग होता है इसका 150 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, अप्रॉक्सीमेट इसकी रेंज के बीच में। तो जब इसके साथ इसका हाइड्रोजनीकरण होगा तो इस अभिक्रिया को लेने से पहले बेटा एक चीज़ जो है, ये जो मैंने वलय बनाई है इसमें, इस वलय का अर्थ क्या है कि यहाँ इस फिनॉल में यानी इसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, क्योंकि वो तो मैंने अपने अंदाज में पढ़ लिया OH कि यहाँ द्विबंध है, यहाँ द्विबंध है, यहाँ द्विबंध है, ठीक है। बेंजीन वाले में 3 द्विबंध हैं। अब 3 द्विबंध हैं तो पहली ये कि जब आप एक पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो आपके 2 सिग्मा बंध बनेंगे। तो एक सिग्मा तो बनेगा यहाँ, एक बनेगा यहाँ। फिर इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। और फिर इस पाई बॉन्ड को तोड़ोगे तीसरी को तो एक सिग्मा यहाँ बनेगा, एक सिग्मा यहाँ। तो इस हाइड्रोजन की प्रक्रिया में ये तीनों सिग्मा पाई बंध टूटते हैं, और जब 3 पाई बंध टूटेंगे तो 6 नए सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो जाएंगे। एक पाई बंध 2 सिग्मा देता है, तो 3 पाई बॉन्ड कितने देंगे, 6 सिग्मा बॉन्ड देंगे। यानी कंडीशन कैसी हो जाएगी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में कि मेरा जो फिनॉल है, इसको यूँ ले लूँ, फिनॉल है, और इस फिनॉल के साथ जब H2 से क्रिया हुई इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, और टेम्परेचर कितना बताया था मैंने, 150 से लेके 200 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं भी मालूम है तो कोई खास दिक्कत नहीं। तो 3
पाई बॉन्ड थे तो कितने बने थे, 6 सिग्मा, और हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ कितनी है, 2, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएंगी इसमें, यहाँ, यहाँ, इस जगह, इस जगह, इस जगह और इस जगह। क्लियर। तो जब 6 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेंगी तो कंपाउंड क्या बनेगा मेरा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा ये, सारे जुड़ जाएंगे और ऊपर जुड़ जाएगा OH, साइक्लोहेक्सिनॉल। ये कंपाउंड मेरा हो गया साइक्लोहेक्सिनॉल। यानी प्रत्येक जगह जैसे ही ये पाई बॉन्ड टूटा और हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ी तो पाई बॉन्ड खत्म है मेरा, ये रिंग खत्म है, तो अवस्था बन गई साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ चूंकि एल्कोहल जुड़ा हुआ है, एल्कोहल का अनुलग्न होता है ऑल, तो कंपाउंड हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। तो हाइड्रोजन की प्रक्रिया में, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में साइक्लोहेक्सिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अगली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है बेटा, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, मैक्सिमम ये अभिक्रिया पूछी जाती है, पूछी हुई भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, और वो अभिक्रिया है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, जिसे इस शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया को कभी कभार भी क्वेश्चन में ये भी दे दिया जाता है, इसे कहते हैं बेंजोइलीकरण, बेंजोइलीकरण, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया या बेंजोइलीकरण। अब इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो बेंजोइलीकरण किसके साथ होगा, या शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया क्या है। तो शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया में एक चीज़ तो कॉमन हो गई कि आपको किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, इसकी फिनॉल के साथ अभिक्रिया होनी है। तो यहाँ ले लिया मैंने फिनॉल, OH, फिनॉल, बेंजोइलीकरण होगा तो कंपाउंड ले लिया मैंने Cl, C डबल बॉन्ड O और बेंजीनोल। ये कंपाउंड कहलाता है बेंजोइल क्लोराइड। अब बेंजोइल क्लोराइड इसकी क्रिया करवाओ तो फिनॉल क्या देगा अपनी, H, तो फिनॉल ने जो है वो दी H, और इधर से बेंजोइल क्लोराइड क्या देता है, Cl, तो बाहर क्या निकला HCl। अब जो बच गया उसको ऐड कर लो, इधर से जो है वो बेंजीनोल है, साथ में है ऑक्सीजन, इधर से हो गया C डबल बॉन्ड O और इधर होगी बेंजीनोल है प्लस HCl। इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, इस प्रोडक्ट का नाम हो गया फेनिल बेंजोएट, इसे कहते हैं फेनिल बेंजोएट। ये प्रक्रिया कहलाती है बेंजोइलीकरण या शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। ठीक है, दोबारा देख लें, इसमें क्या लोगे, फिनॉल लोगे, OH, फिनॉल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड Cl, C डबल बॉन्ड O और बेंजीन, यहाँ से क्या निकला फिनॉल का H, बेंजोइल क्लोराइड का Cl, तो यहाँ जो बच गया उसको ऐड कर लो, बेंजीन, ऑक्सीजन, इसके साथ जुड़ गया C डबल बॉन्ड O, इसके साथ आगे जुड़ गई बेंजीन वाला है, प्लस ये बाहर निकल गया HCl के रूप में, ये हो गया फेनिल बेंजोइट। इस प्रक्रिया को कहते हैं बेंजोइलीकरण अभिक्रिया या शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसे देखते हैं कि प्रक्रिया कैसे, जो अभी अपन ने देखी सारी, पहली क्या थी, एल्किल हैलाइडों के साथ, एल्किल हैलाइड, तो फिनॉल की क्रिया आपने किसके साथ करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उत्प्रेरक क्या है एसीटोन, तो यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH और फिनॉल का H, ये बाहर किया किसके रूप में, H2O के रूप में, और सोडियम जुड़ गया विलय के ऊपर तो बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया किससे हुई, मेथिल आयोडाइड, यानी मेरा एल्किल हैलाइड, जो हेडिंग चल रही थी एल्किल हैलाइड, तो सोडियम जो है वो आयोडीन को लेकर बाहर निकला, Na प्लस है, आयोडीन माइनस है, तो बाहर निकल गया Na, और मेथिल समूह जुड़ गया इस सोडियम की जगह, तो कंपाउंड बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया मेरा, और प्रोडक्ट का नाम हो गया मेथॉक्सी बेंजीन या मेथिल फेनिल ईथर, हो गई। उसके बाद में सेकंड जो अपन ने अभिक्रिया बात की, डिस्कस किया था, वो किसके साथ किया था, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। जब अमोनिया के साथ अभिक्रिया होती है तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया हुई तो यहाँ इस जगह से फिनॉल का क्या गया OH, और अमोनिया को क्या ले सकता हूँ H और H2 के रूप में बाहर, और NH2 समूह जुड़ जाता है इस बेंजीन वाले के साथ, फेनिल समूह के साथ, तो कंपाउंड बन गया
एनिलीन। और ये सारी अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी? जिंक क्लोराइड उच्च दाब पर और टेम्परेचर की उपस्थिति में, ये कंपलसरी है। थर्ड वन वो किसके साथ देखी? डाई एजो मेथेन के साथ। डाई एजो मेथेन क्या होता है? CH2 और NH2। तो जब भी जहाँ भी एजो समूह आता है उस एजो में N2 होगा, N2 ग्रुप को ही एजो कहा जाता है। तो N2 किस रूप में जाएगी? गैस के रूप में बाहर, N2 के रूप में बाहर निकलेगी। तो ये जो CH2 समूह है वो किसके साथ ऐड हो जाएगा? इस फिनॉल की हाइड्रोजन के साथ। और जैसे ही हाइड्रोजन को लेता है तो कन्वर्ट किस में हो गया? मैथिल समूह में। कंपाउंड हो गया मेरा मेथॉक्सी बेंजीन। ये आपकी डाइएजोमेथेन के साथ अभिक्रिया। इससे अगली अभिक्रिया, ये भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वो थी आपकी एसिलीकरण या एस्टीकरण। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। प्रोडक्ट सेम होते हैं, आप एक जगह उसको चार्ट बना के भी याद कर सकते हो। तो एसिलीकरण एस्टीकरण किसके साथ साथ बताया था मैंने? कार्बोक्सिलिक अम्लों, एसिटिक एनहाइड्राइड और एल्केनॉइल हैलाइडों के साथ। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ फर्स्ट वन, तो कार्बोक्सिलिक समूह के साथ क्रिया कराओगे तो कार्बोक्सिलिक समूह का तो OH और फिनॉल की H, ये बार किसके रूप में गई? H2O के रूप में। और प्रोडक्ट बन गया मेरा एस्टर। यहाँ फेनिल समूह ऑक्सीजन, इसके साथ जुड़ गया ये C डबल बॉन्ड O R-, तो फेनिल एस्टर। सेकंड था उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराओगे तो ये कंपाउंड एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्योंकि इस ऑक्सीजन के, इस बीच वाले ऑक्सीजन के दोनों तरफ ग्रुप समान है तो आप कोई सा भी बॉन्ड तोड़ सकते हो। तो ये बॉन्ड आपने तोड़ दिया तो ये इसकी H को लेके बाहर निकल गया, तो ये हो गया R-COOH। ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ता है तो बनता है आपका एस्टर। ये सेकेंड अभिक्रिया थी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। उसके बाद में आया था थर्ड, इसमें अपनी एल्केनॉइल क्लोराइडों के साथ, RC डबल बॉन्ड O Cl के साथ। अब वहाँ देखो तो सारा जो है उत्प्रेरक वो काम था सांद्र एस्टोसुपर की उपस्थिति में। यहाँ उत्प्रेरक होगा वो होगा पिरिडीन। तो एल्केनॉइल क्लोराइड के साथ इसकी क्रिया होगी तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा HCl। जो बच गया उसको आप ऐड कर लो। फेनिल समूह है, ऑक्सीजन है, C डबल बॉन्ड O R है, तो ये जुड़ गया, प्रोडक्ट हो गया मेरा एस्टर। तो इस तरीके से तीनों अभिक्रियाओं में क्या मिल गया? एस्टर प्राप्त हो गया। अगली क्या आएगी? अब चेन रिडक्शन। रिडक्शन में कितनी बताई थी मैंने? 2 बताई थी। जब रिडक्शन किसकी उपस्थिति में हो? जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, और उसको गर्म करोगे तो यहाँ जब आप इसको जिंक चूर्ण के साथ गर्म करोगे तो जिंक ऑक्साइड बाहर हो जाएगा और ये जो फिनॉल के ऊपर हाइड्रोजन थी वो इसी फेनिल समूह में आके जुड़ जाएगी तो कंपाउंड बन जाएगा मेरा बेंजीन, यानी C6 और H6। तो प्रोडक्ट हो गया बेंजीन। कब? किसके साथ? जिंक चूर्ण के साथ। दूसरी रिडक्शन में किसके साथ बताई थी? दूसरी रिडक्शन में बताई थी मैंने MoO2 के साथ। यहाँ जिंक चूर्ण क्रिया कर रहा है, उत्प्रेरक नहीं है, यहाँ गर्म किया जा रहा है। लेकिन वहाँ क्या था? ये MoO2 उत्प्रेरक काम में आता है और जिंक चूर्ण की जगह क्या हो जाता है? H2, क्योंकि ऑप्शन हाइड्रोजन के साथ ही होता है। तो इसकी उपस्थिति में हो तो प्रोडक्ट वो क्या बनता है? वो भी अपने पास बेंजीन ही बनती है। जैसे नेक्स्ट वन ये कि इसके साथ करवाया जाए तो ये आपका फिनॉल H2 उत्प्रेरक हो गया MoO2। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो इसको लेकर बाहर निकल जाएगी H2 के रूप में, और शेष एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी इस फेनिल समूह के साथ। तो प्रोडक्ट हो गया बेंजीन, C6 और H6। अगली अभिक्रिया क्या थी? वो थी अपनी हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण में क्या हुआ था? हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक था। आप पैलेडियम भी ले सकते हो और प्लेटिनियम भी ले सकते हो। तो अमूमन ज़्यादातर निकल काम में आता है तो निकल काम में ले लिया। प्लेटिनम लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, प्लेटिनम भी यूज़ में होता है, पैलेडियम भी होता है। तो निकल और टेम्परेचर रखा 150 से लेकर 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। जब इस कंडीशन में फिनॉल की क्रिया करवाते हो, फिनॉल का हाइड्रोजनीकरण करवाते हो, तो यहाँ ध्यान रखना मैंने ये लिया है फिनॉल इस तरीके से। तो पहले भी समझाया था ये फिनॉल में क्या है, किस तरीके से है कि फिनॉल है और फिनॉल के साथ यहाँ ये वाला नहीं मान के मैं मानता हूँ कि इस जगह ये बंद है, 3 बंद है, प्रैक्टिस में बताया जाती है। ये इस तरीके से OH है, फिर आप इसकी क्रिया करवा रहे हो किसके साथ? H2 के साथ। तो यहाँ पहला द्विबंध है तो इस कार्बन पे क्या बनेगा? सिग्मा बंध। इस पाई के टूटने से, इस पाई के टूटने से यहाँ और यहाँ बनेगा सिग्मा बंध, और इस पाई के टूटने से यहाँ और यहाँ बनेगा
सिग्मा 1। तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा उसमें कुछ कैसा हो जाएगा, ये और OH। अब देखो पहला यहाँ और यहाँ H, इस जगह H और इस जगह H, फिर ये और ये H, फिर यहाँ H और यहाँ H, फिर ये और ये, यहाँ H और यहाँ H। तो इस तरीके से देखो 2 2 4 और 2 6, कुल कितनी काम है, 6 हाइड्रोजन काम में आई, तो ये गया 3H2। ठीक है, तो ये हो गया 3H2। तो फिनॉल की क्रिया आपने हाइड्रोजन से करवाई, कितने मोल काम आएंगे, 3 मोल। तो जैसी क्रिया होती है तो प्रोडक्ट बनता है मेरा वो साइक्लोहेक्सेनॉल, यानी ये द्विबंध इस वाले के द्विबंध सारे हट जाएंगे, कंप्लीट हट जाएंगे, तो उत्पाद हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। क्योंकि ये संरचना है वो बंध संरचना, तो साइक्लो बंध संरचना के लिए साइक्लो, इसमें 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के लिए काम में आता है हेक्स, और एल्कोहलिक समूह है, एल्कोहल का अनुलग्न होता है ओल, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। और जो अपने आखिरी अभिक्रिया डिस्कस की थी वो की थी बेंजोइलीकरण, यानी शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। बेंजोइलीकरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, नामजद अभिक्रिया है, शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। तो शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया में क्या था, बेंजोइल क्लोराइड, उसकी क्रिया किससे करवाई थी, फिनॉल के साथ। तो बेंजोइल क्लोराइड का तो Cl और फिनॉल की H, ये बाहर निकलती किसके रूप में, HCl के रूप में, और जो बाकी का हिस्सा था वो ऐड हो जाता है। तो प्रोडक्ट में क्या बन गया, इधर से फेनिल समूह ऑक्सीजन, फेनिल समूह ऑक्सीजन, और ये आपका C डबल बॉन्ड O और फेनिल समूह, ये C डबल बॉन्ड O और फेनिल समूह, उत्पाद हो गया फेनिल बेंजोएट। इस प्रकार ये अभिक्रिया कहलाती है शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया या बेंजोइलीकरण अभिक्रिया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से बेटा इन अभिक्रियाओं को आप जो है वो बारी बारी से रफ वर्क करोगे, रिटर्न वर्क करोगे तो इजीली याद हो जाएंगी। और दूसरा, इन अभिक्रियाओं में जो है वो क्या करना है कि आप जो है वो पहले चार्ट बना सकते हो जहाँ कॉमनली है कि किस अभिकारक से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, या किन किन अभिकारकों से जो फिनॉल की क्रिया हो रही है तो एक जैसे प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो आप अपने चार्ट में ले सकते हो कि इस अभिकारक की फिनॉल से क्रिया हुई तो ये प्रोडक्ट मुझे प्राप्त होता है। कंडीशंस आपको याद रखनी है, किसमें क्या कैटलिस्ट है, कहाँ क्या टेम्परेचर है, जहाँ आवश्यक है कि इसके साथ ये होगा ही, तो वो ध्यान रखना है। कुछ नामजद अभिक्रियाएं जैसे ये शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछी जाती है। इसके अदर एक अभिक्रिया जो अभी डिस्कस की थी वो पहले मैं बताया था, बात कर रहा था, किसके में बात कर रहा था, वो थी मेरी एस्ट्रीकरण। एस्ट्रीकरण किस किस के द्वारा, देखो एक तो ये देखो ये भी कुछ एस्टर जैसा ही, ओएट, ओएट में ही तो आता है, एस्टर में तो आता है अनुलग्न ओएट बेंजोएट, तो ये एस्टर ही है, नामजद अभिक्रिया हो गई। तो एस्ट्रीकरण को अब देखो यहाँ देखो दिमाग लगाए तो यहाँ पहले तो गई एस्ट्रीकरण के साथ, एक तो COOH के साथ, दूसरी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तीसरी हो गई ऑयल हेलाइड के साथ OX के साथ, जहाँ आप ClBr ले सकते हो, और नेक्स्ट चौथी हो गई वो हो गई बेंजोइलीकरण यानी शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया। इसमें तो एस्ट्री बन रहा है, तो ये अभिक्रिया एक तरीके से सारी एस्ट्रीकरण की अभिक्रियाएं ही हैं और सब में प्रोडक्ट एस्टर ही बन रहा है। तो फिनॉल की ये 4 अभिक्रिया मुझे एस्टर देती हैं, तो एक तरीके से याद हो गया, शॉर्ट हो गया मैटर ही। तो आप इसको कॉमन कर सकते हो, एक जगह लेकर कर सकते हो कि एक जगह मतलब चार्ट ऐसे बना सकते हो कि आपने यहाँ ले लिया फिनॉल, ये है प्रैक्टिस पे, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी पहले पीछे बताया था मैंने, ये RCOOH ये लिख लिया, रफ में आपने ले लिया RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड O, R ले लिया, तीसरा आपने ले लिया RC डबल बॉन्ड O, X ले लिया, और चौथा आपने लिख लिया, अगर आपको अभिक्रिया याद है तो सीधा लिख सकते हो आप शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया, या वो अभिकारक लिख लो बेंजोइल क्लोराइड, और सब का उत्पाद क्या है, एस्टर है। चारों अभिक्रियाएं जो हैं वो एस्टर देती हैं, तो वो कंप्लीट अभिक्रिया हो गई मेरी एस्ट्रीकरण या एसिलीकरण अभिक्रिया। क्लियर? तो यहाँ तक ये अभिक्रियाएं अपनी कंप्लीट होती हैं। इसके नेक्स्ट वन जितनी अभिक्रियाएं होंगी फिनॉल की आगे नेक्स्ट जो अभिक्रियाएं वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट बेटा।